ओके, हम लोग एनर्जी वाले सेगमेंट पे थे. वी वर डूइंग द इन एज ओशन एज अ रिसोर्स. हमने बायोटिक एस्पेक्ट देखा था, हमने अबायोटिक एस्पेक्ट देखा था. अबायोटिक वाले एस्पेक्ट में हमने मिनरल वाला एस्पेक्ट देखा था. मिनरल के अलावा हम एनर्जी देख रहे थे. एनर्जी की दुनिया में हमने जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो वाले पार्ट में हमने ऑयल, क्रूड टेक्निकली, शेल गैस, नेचुरल गैस, ये सारे एस्पेक्ट्स देखे थे. और जैसे मेन मुद्दा, हाँ, कोल वगैरह, जो मेन मुद्दा है वो एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल का है. जैसे सवाल ये है कि ये रिन्यूएबल का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है. उसमें कैच है, उसमें कैच है, बात को समझिए प्लीज. जितने बायोटिक कंपोनेंट है इस दुनिया में, एक थोड़ा ऑफ टॉपिक जाकर इंपॉर्टेंस ऑफ ये ला रहा हूं. जैसे दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो बायोटिक और अबायोटिक है. सही बात है. बायोटिक, अबायोटिक को एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. ये बेंच है अबायोटिक, ये क्या करेगा, ऊर्जा का, इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. बायोटिक में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्लोरा फौना. ये जो फ्लोरा है ये एनर्जी खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस, सन, ऑटोट्रॉप, प्लांट, किसी को बोलते. तो इसका भी काम खत्म हो गया. अब आया फौना की दुनिया. फौना मतलब एनिमल्स. अब ये जितने एनिमल की दुनिया है, इस एनिमल की दुनिया में मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैन या ह्यूमन, और यहाँ लिख रहा हूँ अदर्स. कुत्ता, बिल्ली, कीड़ी, मकोड़ा, हावी जावी, जितने सब इधर, इनको मैंने पूछा भाई एनर्जी का कुछ, तो वो मुझे क्या बोल रहे, इसको खाया और अपना काम हो गया, या हमने एक दूसरे में ही खा लिया. तो मैंने कहा नहीं, फिर भी एनर्जी का कुछ. उसने बोला अरे इनके अलावा और दुनिया में किसी को बिजली पैदा करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है ना. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो ले हमारा तो चल ही रहा है. तो इसका मतलब ऐसा है कि जितनी एनर्जी की जरूरत है वो एक ही ऐसा फौना है जिसको चाहिए. डन. अब इसका दूसरी बात, ये दुनिया 100% जो है, 100% में 70% पानी है, 30% लैंड है. वो जो प्रजाति है ये 30% लैंड पे रहता है. तो जब वो 30% लैंड पे रह रहा है, उसको काफ़ी समय हो गया 30% लैंड पे रहते रहते, काफ़ी सारी जगह तो रहने के लिए इस्तेमाल कर लिए, बाकी जितनी बची थी उसको एज अ रिसोर्स अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लग गए. तो ये जब एनर्जी की बातें करता है, ये जब एनर्जी जनरेशन की बातें करता है, तो ये समझ आ जाता है कि एक आइटम होता है लैंड, एक आइटम होता है वाटर. ये लैंड 30% है, 30% पे खुद ही रह रहे, अब कुछ भी बचा नहीं है इस्तेमाल करने का, खत्म कर यार. तो अब लेकिन इसके लिए ये कम पड़ रहा है. ये क्या सोच रहा है, ये बचा है, इसको कुछ करते हैं. तो उस दौरान इसमें जितना नॉन रिन्यूएबल था वो तो अपने एक्सट्रैक्शन के बेस्ट फॉर्म में है ही. मज़ा इस बात का है कि रिन्यूएबल हो जाए तो और भी बढ़िया. ग्रीन व्रीन ये सब तो होता ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं. तो अब वर्ल्ड का जो सबसे नायाब आइटम लोगों को दिख रहा है सर्वाइवल के लिए, वो ओशन है. और मनुष्य एनर्जी का भूखा है. जैसे अगर अगले 5 मिनट में इस क्लासरूम में लाइट चली जाए, क्लास इज ओवर. मतलब इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस या डिपेंडेंसी बढ़ गई है हमारी. तो हमको तो चाहिए, और नॉन रिन्यूएबल से अब काम होने वाला है नहीं. जो गेम बचा है वो टोटल रिन्यूएबल की तरफ ही ले जाना पड़ेगा, तो ही होगा. उसमें 30% जो लैंड है उससे भी कुछ होना नहीं. ध्यान पानी पे देना पड़ेगा. तो पानी पे ध्यान देने के लिए मान लीजिए अपने लोग ही है, अपन ने डिसाइड किया सो गाइज वाटर इज़ द की, ओके डन, चलो लेट्स डू समथिंग. तो अपने क्या करते हैं, समुद्र किनारे खड़े होकर सोचते हैं मैं कैसे करूँ, कहाँ से निकालूँ, ऐसा क्या करूँ कि बिजली पैदा हो जाए. सही है. उसी में हमने फर्स्ट
फर्स्ट एक तरीका ढूंढा है जिससे बिजली पैदा होती है और हो भी रही है। जैसे वाटर, हम में से कोई ऐसा है जो जैसे एक मटेरियल लिख रहा हूं, पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? एनीबॉडी? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? ओके, सुनो, जैसे जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो बन के तैयार होते हैं उनमें ऐसा है कि अगर वो कंप्रेस और एक्सपांड होते हैं तो कंप्रेशन और एक्सपांशन से ना बिजली पैदा होती है। हमने क्या किया है, बड़े बड़े पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ट्यूब्स समुद्र में फेंक रखे हैं। क्यों? जब पहली बार समुद्र देखने के लिए गया था तो क्या दिखा? हिलता ही रह रहा है, या तो वेव है या टाइड है या ओशन करंट है, पर बेसिक फंडामेंटल इसका क्या दिख रहा है? ये तो हिलता ही रह रहा है। तो हिलता ही रह रहा है में हमने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल तो बना ही लिया था, तो हमको क्या लगा, ये फेंक देता हूँ, हिलता रहेगा तो बिजली पैदा होती रहेगी। तो ये हमारा वन ऑफ द फर्स्ट रिन्यूएबल सोर्सेज है। जैसे एक जनरल रिन्यूएबल सोर्स पे बात कर लेता हूँ। कोई भी टाइप का रिन्यूएबल सोर्स में हमको एज ह्यूमन सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज समुंदर क्या देता है? कोई भी चीज़ बनाने का, करने का, इंस्टॉलेशन, एनीथिंग, इट इज़ द सैलिनिटी ऑफ वाटर। उसका जो खारापन है ना समुद्र के पानी का, मनुष्य के विज्ञान के काउंटर में, मतलब हाउ मच एवर साइंस वी अप्लाई एंड डू, विज्ञान कम पढ़ने लगता है उसमें। क्यों? कोई भी आइटम खारे पानी में डाल के देख लो, खा के चट कर जाएगा वो। कोई भी जर जाएगा जिसको हम बोलते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम। अरे ऑफ टॉपिक, ऐसा क्यों होता है? एकदम सिंपल साइंस में, मतलब 8th स्टैंडर्ड टाइप की बात अगर करें तो ऐसा क्यों होता है? मेटल पे, हाँ नहीं, मेटल पे सॉल्ट, कोरोजन जो होता है वो अलग होता है। कोरोजन बेसिकली Fe पे ऑक्सीडेशन होता है, वो कोरोजन होता है। मेटल पे सॉल्ट क्या कह रहा था? जैसे एक सॉल्ट और मेटल रिएक्ट करके एक पाउडर जैसा, ठीक है। हिंट, जैसे कुछ पूछता हूँ, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, बचपन में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्वेश्चन ये है कि बचपन में कभी रिएक्टिविटी का टेबल भी पढ़ा था क्या? क्या? आई लाइक इट। हाँ, बस इतना, बाकी मैं संभाल लूँगा। KNaCl Mgl Zn FePb, ऐसे करते करते ये रिएक्टिविटी सीरीज था, कभी पढ़ा था बचपन में। उससे एक बात पता चलती है रिएक्टिविटी सीरीज से कि ये भाई साहब और ये मोस्ट रिएक्टिव, ये भाई साहब अगर किसी के साथ भिड़ लिए तो ये उसको खा के ख़त्म करके खुद वहाँ चढ़ के बैठेंगे। इसी को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। बचपन में पढ़ा होगा तो ऐसे ही किसी संदर्भ में पढ़ा है। अब जो सॉल्ट होता है ना वो इसी से बनते हैं। तो क्या होता है कि ये फिर किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है ना, मेटल के साथ, तो ये क्या बोलते हैं, ओ भाई रिएक्टिविटी सीरीज में देखा नहीं क्या, हम 1 और 2 पर आते हैं, चल खाली कर भैया, लेकिन मैं खाली। सो अल्टीमेटली दिस इज पार्ट ऑफ दैट सॉल्ट, तो वो अपना काम करेंगे। अब सवाल ये होता है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं फिर? हम क्या, क्योंकि NaCl है, अब मुझे मालूम है कि सेकंड मोस्ट रिएक्टिव है ये तो सब, तो अब हमने क्या है, अब हम मेटल्स का पूरा यूज़ नहीं लेते, अब हम अलॉय बनाते हैं, मिश्र।
कि भाई होने ही नहीं देंगे। 4-5 मेटल ये वो मिला के बनाया, रिएक्ट करेगा, हाँ करूँगा, हो ही नहीं रहा, अरे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रिएक्ट कर रहा हूँ तो जगह ही नहीं छोड़ रहा, नहीं होगा। फिर अपने शिफ्ट कर गए फाइबर पे। अब फाइबर ये जो ऊपर लगा है पानी ना गिरने का, ये सब फाइबर है। जो बच्चे चश्मा पहनते हैं उसमें जो पहले ग्लास पहनते थे अब वो फाइबर ग्लास पहनते ही है वो। तो अब क्या होता है कि स्टर्डी होते हैं, फैक्ट्रियों में बने हैं। मेटल क्या है, मेटल नेचर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये नेचर है, इसे फैक्ट्री में बना माल से इसका रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट ही नहीं होगा भाई, लैब में बनाया है। पर लफड़ा ये पड़ रहा है कि बड़ा महंगा है वो बनाना करना वो सब। बट दैट इज़ हाउ, मतलब महंगा पड़े तो पड़े, पर इंसान के पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बात समझ आ रही है, इस वजह से रिएक्शन होता है। ओटेक बुलाते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन ये है, समुद्र के नीचे पानी ठंडा होता है कि गर्म? ठंडा, अच्छा ठंडा होता है। खासकर अगर आप 100 मीटर्स के फोटिक जोन के बाद देखेंगे तो सूरज की किरणें तो पहुंचती नहीं, तो अंधेरा भी होता है और ठंडा भी काफ़ी होता है। तो ऐसे ही जस्ट राइटिंग मान ले 2 डिग्री सेल्सियस। जेंडर, पॉजिटिव नेगेटिव, ठंडा गर्म या ऑपोजिट्स का जब भी कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाएगा तो अपनी बात हुई थी कि चीज़ें रश होगी, बराबर है। समुद्र के अंदर ही डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से खतरनाक टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होने लगता है, और वो ना इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये पानी जो है ना, ये घूमना शुरू करने के उसमें आने लगता है। तो ऐसे में अपने क्या करते हैं, टरबाइन लगा के रखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं ध्यान से कि ओशन का ही 2 डिग्री थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से मेरा टरबाइन घूमेगा और मेरा बिजली पैदा होगा। इसका वर्स्ट पार्ट, समुंदर के अंदर टरबाइन घुसेड़ना, तार लगा के रखना ताकि जो बनी बिजली है वो हम तक आए। ये इसका कॉस्ट पार्ट है। इसका बेस्ट पार्ट बस उतना कर लो, बाकी समुंदर खुद करेगा। क्यों? ऐसे में जैसे आज सोलार क्यों फल रहा है, हर आदमी सोलार सोलार क्यों बोल रहा है? पहले अपने, इससे पहले जब कोयला से बिजली पैदा करते थे, कोयले से बिजली क्या करते थे, हम पहले 100 बीघा ज़मीन लेते थे, इतनी बड़ी थर्मल पावर प्लांट डालते थे कि उसको देखकर घबराहट हो जाए। फिर उसको बनाने के बाद कोयला लाते थे, कोयले से क्या करते थे, कोयला जला के हीट पैदा होता था, हीट से पानी को गर्म करते थे, पानी स्टीम की तरह जाता था, फिर वो एक टरबाइन घुमाता था और टरबाइन से बिजली पैदा होती थी। मुद्दा तो टरबाइन घुमाने का ही था, उसके लिए इतना धतिंग। अब भी टरबाइन घुमाने की बात हो रही है। सेटअप इसमें भी लगता होगा, मैं ये नहीं कह रहा वो 1000 करोड़ का बनता होगा तो ये एक बार 1500 करोड़ का बनेगा, बट अब कोयला नहीं मिल रहा और किसी आदमी का 1000 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट है, क्या करेगा वो? चलना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है ना, वो बड़ा खतरनाक हो गया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले पार्ट में। उसको कैसे सस्टेन करेंगे? प्लस कोयला लास्ट में धुआं छोड़ रहा है, मतलब जो भी मल्टीपल चैलेंजेस आने लग गए वो। सो द रीज़न फॉर शिफ्टिंग टूवर्ड्स, यस इट इज़ एक्सपेंसिव, इट विल हैव इट्स ओन साइंस, इट विल टेक टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, बट everybody is saying that this is the future.
There is no other way out. Third, shoo, 365 days a year, 24/7 प्रभु की माया से पानी बह रहा है। जो करना है करो, वहाँ कुछ तो लगाओ और बिजली पाओ। कुछ भी अभी तक हो नहीं पाया। इंडिया हैज़ नॉट येट इंस्टॉल्ड एनीथिंग ऑफ दिस फॉर्म। आई एम जस्ट पुटिंग सम डेटा अक्रॉस। द डेटा इज, इंडिया को एक साल में अभी अंदाजा ले रहा हूँ, 270 गीगावाट बिजली लगती है। पूरे 140 करोड़ लोगों को घर द्वार, बिजली, पंखा, फैक्ट्री सब मिला के 270 गीगावाट बिजली लग रही है। ओशन करंट का जो पोटेंशियल पता किया है ना, पता इंग्लिश में लिख ही देता हूं, इसका थियोरेटिकल पोटेंशियल और 50 गीगावाट का है। 2-4 साल गुजरात को बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 साल। इतना एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल है ओशन करंट की दुनिया का। यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग, प्लानिंग एवरीथिंग। वो करेंगे, फिर हम करेंगे। अभी ये कहीं नहीं हुआ। इंडिया में कहीं नहीं, बाहर दे आर ट्राइंग। हाँ, टेक इंपोर्ट कर सकेंगे, करार कुछ करेंगे। अदानी साहब इज डूइंग समथिंग अल्टीमेट। जैसे कच्छ में वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पार्क्स बन रहा है। उसका कैपेसिटी 40 गीगावाट का है। उसमें मल्टीपल है, एक ही खाली नहीं है। तो वो फ़र्क आता है। जैसे मैं अभी सोलार का पूछ रहा था, सॉरी वो बात अधूरी रह गई, कि वाई आर वी शिफ्टिंग टू सोलार। आज से 10 साल पहले, हाथ देखना, बिजली पैदा करने का जिम्मेदारी टोटल सरकार या कंपनियों का था। हम एज पब्लिक क्या करते थे, पैसा लो बिजली दो। तो वो कितना मस्त हो गया था, जैसे इस साइड 140 करोड़ लोग और इधर सरकार और कंपनीज, क्योंकि उनको भी बिजली लगेगा ये वो। तो कस्टमर बेस बहुत ही मस्त था। तो मस्त कस्टमर बेस होने की वजह से यहाँ पर ये जितने थे, ये क्या बोलते थे, हम भी पावर सेक्टर में जाएंगे, हम भी जाएंगे। क्यों? आपको इतना कस्टमर दिखेगा तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू इकोनॉमिकली। फिर पता चला कि इसकी फीजिबिलिटी उतनी आ नहीं रही है। क्यों? ये 100 पैदा करे तो 150 मांगे, 150 करे तो 200 मांगे, 200 करे, क्योंकि आपके और मेरे घर में पहले पंखा था, फिर कूलर लगा, फिर एक एसी लगा, फिर 2 लगा। अब लोगों के घर सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो हम तो मांगे ही जा रहे थे, तो पूरा ही नहीं हो रहा है। सोलार ने क्या किया, हम खुद भी पैदा कर लेंगे, हमारे टेरेस पे लगा है। हाँ बढ़िया। तो इतना सोलार हो गया, तो अब क्या है कि कोलैबोरेट हो गया। कम अब भी पड़ रहा है। तो अब हो क्या रहा है, कौन पैदा करेगा? तो वो तो सोलार और बढ़ ही रहा है। पहले क्या होता था, आज भी सूरत में कैसा है, जिन जिन के रो हाउस और बंगले हैं वो लोग खुद लगा सकते हैं। बिल्डिंगों में क्या चर्चा होती थी, बिल्डिंग में कैसे लगाएंगे, कॉमन होता है, टेरेस जाएगा, ये वो। अब बिल्डिंग वाले भी मीटिंग करके बिल्डिंग का कॉमन लगाने लगे। तो एक दिन आएगा जब यहाँ की सारी जो नए फ्लैट्स आ रहे हैं उनमें ये प्रावधान पहले से ही दे रहे हैं, झगड़ा हो उससे पहले ही दे दो, और फिर कस्टमर खरीदता है तो अच्छा ही है। लफड़ा तो ये है कि पहले से रह रहे में कोई मेंटेनेंस ही नहीं दे रहा, तो सोलार का कैसे देगा? तो कर तो रहे, बट सुनने में ये आया है कि और रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है बिजली की, तो हमको शिफ्ट इस, फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, कोयला जलना, तेल जलना, वो सब का एक अलग सेगमेंट ऑल टुगेदर है। सो दैट इज़ वाई वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर दिस पोटेंशियल ऑल्सो। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान ले सैलिनिटी डिफरेंस, इससे भी पैदा हो सकता है।
जैसे ऑस्मोसिटी डिफरेंस, इससे भी पैदा हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा 4 हुआ। जैसे ये तो सुना ही होगा। ये कैसे करेंगे बिजली पैदा, पूछ रहा हूँ। जैसे ये टाइड है, टाइड आया तो क्या करूँ, कैसे करूँ पैदा? ये बीच पे टरबाइन है, टाइड आया और टरबाइन बालू में फंस गया। पीजो इलेक्ट्रिक कहाँ रखेंगे? ऐसा नहीं होता टाइड में। सुनो, टाइड में भी डैम बनाना पड़ता है, और भी टेक्नोलॉजी है, बट ऐसा है ये समुंदर है, सही है। हाई टाइड आया, यही डैम है ना, ये डैम के गेट है, तो गेट खोला, ये भर गया, गेट बंद। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। ये डैम है, सही है, ये सी। अब जब वाटर भर गया है तो प्लान क्या है कि बिजली पैदा करनी है। अपने हिसाब से गेट खोलो, पानी नीचे जाएगा, घूमेगा तो पैदा हो। समझ आ रहा है? ऐसा सब क्यों करते हैं सर? ओके, मैं दिल्ली में हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश, गंगा वहाँ से निकली, आपने वहाँ डैम बनाए। डैम क्यों बनाए? क्योंकि ऐसा स्लोप चाहिए था, पानी नीचे उतर रहा था, आपने इधर डैम बनाया तो नीचे जाता पानी होगा, आप दरवाज़ा खोलेंगे पानी जाए। ओके, उसी को अपने लोग इंग्लिश में हाइड्रो पावर जनरेशन कहते हैं। काफ़ी बिजली जनरेट हुई, पूरा एरिया विद्युतीकरण हो गया। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेज वॉज एंड द एरिया वॉज वेरी नाइसली डन। कलकत्ता में भी बिजली चाहिए, अब पहुंचाना पड़ेगा। तो हर जगह पर अपना बिजली का स्कोप या स्रोत हो जाए तो कितना मस्त, नहीं? ये चैलेंज है। अब क्या है, उधर एक और चैलेंज है। ऐसे करके पहाड़ था, ऐसे करके बना रखा था, थोड़ा पहाड़ हिला, $10,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो भी होगा, कितना टूटेगा, कहाँ तक जाएगा, किस किस को लेकर जाएगा, उसका कितना लेके जाएगा। वल्नरेबिलिटी ऑफ हिमालयस हैज इंक्रीज्ड, अर्बनाइजेशन, शिमला बनने की वजह से, कारण जो भी हो। यह भी खतरनाक ही होगा, पर कोस्ट पे होने की वजह से लिवेबिलिटी, इसके दूसरे टाइप के हजार्ड होंगे, बट जो भी है। बात समझ आ रही है? जैसे ओशन 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 ओशन, ये पढ़ना पड़ेगा साल भर, जब जब जहाँ जहाँ टकराएंगे बात को। जैसे इसमें एक और ले रहा हूँ, एक स्टोरी लेनी है, एक स्टोरी लेनी है। स्टोरी में ऐसा था, एक भाई साहब थे, ये रण है, सुनना, ये रण है, 15-20 साल पुरानी बात है। उस रण में बाड़मेर के वो हैं, और उनकी 100 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन थी, पाकिस्तान टच। इतनी रेत और इतना खतरनाक रण था, न बंदा न बंदे की जात। कोई पूछने भी आ जाता ना, अरे भाई साहब आपके पास 1000 बीघा ज़मीन है, मजाक, तू ले ले। क्यों? इट्स अ डेड रिसोर्स, मतलब
उसमें यूटिलिटी फूकी नहीं गई तो कुछ होगा ही नहीं। मान ले एग्जाम्पल कि सूरत में आज 1 करोड़ रुपया बीघा है, इट्स एक्सपेंसिव एज लैंड। 10,000 रुपया बीघा था। तो 15-20 साल पहले पवन चक्री आई, तो एक कोई कंपनी है, उन्होंने क्या बोला कि हम विंड मिल्स लगाएंगे और हम बिजली जनरेट करना चाहते हैं, हमें मैदान चाहिए। इस आदमी को बोला, इस आदमी बोला अरे भाई पैसा बाद में दियो, तू पहले मैदान ले ले। उसने 1000 बीघा बेच दी, बाय बाय। अब उसने 1000 बीघा बेची यही जगह, तो क्या किया, ऐसे करके पवन चक्री लग गई। सही है ना, पूरे में लग गई, बड़ा पावर प्लांट जनरेट हुए। स्वाभाविक है, आदमी लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे, मैनेजर लगेगा, लेबर लगेगा, हर प्रकार के बंदे लगेंगे। उस बॉर्डर तक कोई जाता नहीं था, पर अचानक से वहां पर काम व्यापार होने की वजह से 5-7 हज़ार लोगों का बस्ती बसने लगी। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी आती है। कोई आदमी पान का गल्ला भी डालता है, कोई रेस्टोरेंट भी डालता है, कोई होटल भी डालता है, कोई थिएटर डालता है, कोई कुछ भी डालता है कि भाई इनके एंटरटेनमेंट से लोकल लेवल पर बिजनेस होने लग जाए। तो उसमें बिल्डर कम्युनिटी के भी लोग थे। उसमें से एक बिल्डर ने ये इतनी ऊंची बिल्डिंग यहाँ एक जमीन लेके बना दी। एक बाजू में भी बना दी। भाई साहब क्या बिकी, क्यों? जितने लोग वहाँ रहते थे हर एक को घर तो चाहिए ना, किसी को खरीद के चाहिए, किसी को रेंट पे चाहिए। और करते करते ये एरिया इधर होटल रेस्टोरेंट अल्लाह ढिमका करते करते 15-20 साल में वो एरिया अर्बनाइज्ड हो गया। एवरीबडी बिलोंग टू द पावर सेक्टर हो गया। बिल्डिंग इतनी ऊंची हो गई कि पवन चक्री का हवाई नड़ने लग गया। तो पवन चक्री वाले भाई थोड़ा बिल्डिंग हवा ही नहीं आ रही, जिसके भरोसे तुम हो वही नहीं चल रहा तो कैसे चलेगा? जिस आदमी ने 10,000 रुपये के प्राइस पे वो जगह ली थी, 1 करोड़ रुपये बीघे की जगह हो गई। क्यों? अब शहर आ गया पूरा, 10,000 लोग रहने लगे। ऐसे में क्या करेंगे आप? आपसे पूछ रहा हूं। पवन चक्री निकाल के जमीन बेच देंगे। पर कैसा है कि जिसका पावर जनरेशन का काम होता है वो, ये क्लास बंद हो गई। तो मतलब सपोज कि इस क्लास से ज़्यादा कमाई नहीं हो रही, पर ये दुकान अगर खरीदी हुई है और ये बहुत महंगा बिक जाए तो मैं तेरे को घर भेज के दुकान बेच दूं, फिर मैं क्या करूंगा? उस पैसे से कहीं और ज़मीन लेंगे। पवन चक्री के बिजनेस का चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? बड़ी ज़मीन चाहिए। ज्योग्राफी उसका अच्छा है उस आदमी का, तो उसको 2 चीज़ें रियलाइज़ हो गई, रणों में ही ऐसी जगह मिलेगी और अब इतने बड़े लैंड बचे नहीं, क्योंकि 140 करोड़ लोग हम ऑफिशियली हैं, 10-5 करोड़ ट्रेन में इधर उधर जो गिने नापे नहीं गए वो। और 20 साल पहले 10,000 के प्राइस में ली थी, अब जो सबसे सस्ती जमीन भी है वो भी नहीं हो रहा, तो क्या करें? सोलार लगा दो। अब उसने क्या किया, उसको एनर्जी बिजनेस में तो रहना ही था। क्यों? एग्जाम्पल, उसकी कंपनी का नाम एक्स है, तो कंपनी का नाम था एक्स पावर, कि भाई जैसे टाटा पावर, ये रिलायंस पावर, ये सब होता है, वैसे ही एक्स पावर। सारे लोगों को बिजली जाती थी। अब वो पवन चक्री अगर वहाँ से निकाल देगा तो वो एक काम कर सकता है कि वो सोलार लगा देगा। पवन चक्री का क्या करे? देखो है महंगा, आपने देखा है कभी?
मतलब बड़ा होता है, मतलब एक ट्रक में खाली एक पत्ती जाती हाईवे पे देखोगे तो पता चलेगा, है बड़ा महंगा। तो जमीन पे सोलार लगा दी, या उसने तो क्या किया, थोड़ा सा जमीन काटा, सोलार आधे में लगाया और इतनी जमीन बिल्डर को बेच दी, क्योंकि प्लांट के आजू बाजू जगह भी कम पड़ रही थी। तो जब 20 साल पहले उन्होंने 2 करोड़ में ज़मीन ली थी, तो आज इतनी सी ज़मीन बेचने का उनको 2 करोड़ मिल गया। तो सबसे पहले उनके ज़मीन के पैसे तो घर आ गए। अब क्या करें, पानी में डाल सकते हैं, फेंक देना है क्या पानी में? सब यही कर रहे हैं, क्यों? अब तुम सोच, पीपल हैव बिकम इंटेलिजेंट आफ्टर सीइंग द डायग्राम, द फोटो। साहब जगह चाहिए, एक ही मीटिंग में डन। कितना चाहिए? हवा का कोई अड़चन, कब्जा, अब इंडिया इसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे इसका एक वर्जन भी है, जैसे हर बार इसमें एक चैलेंज है ना। चैलेंज क्या है जो नहीं दिख रहा है? जैसे स्लोप पे लगता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे लगता है, तो स्लोप पे लगने की वजह से स्लोप भारी हो जाएगा तो फॉल भी हो सकता है, फिर ऑब्वियसली नीचे से जरेगा भी। सही है? तो खाली आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जैसे इतने के बाद है, तो ये जो येलो कलर का आइटम था ये ना जर जाए, वो आइटम है। तो पूरा उसकी जगह इतना ही नॉन जरने वाला आइटम, बाकी पुराना वाला लाके फास्ट लग गया। तो मुझे क्या बोल रहे थे पता है सर, वो प्लांट डालने में 3 साल लग गए थे, ये वाला तो 6 महीने में डल गया। क्यों? ज़मीन कब्जा वब्जा करना ही नहीं पड़ा। ऐसे करके मस्त ऑफिस में बैठ के उन्होंने बोला इतना ले लीजिए। मैं वहाँ गया तो आदमी था ही नहीं ना कोई, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, एकदम बिना अड़चन के ये हो गया। पर 2 चैलेंज है, ये 2। तो मैंने उनसे पूछा कि अब ये दोनों चैलेंज को कैसे केटर करेंगे? उन्होंने बोला सर मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसमें एक नया आइटम भी ट्राई किया जा सकता है। विंग मिल्स हो गया है। ओके, તો કે સાહેબ હું છે ને એવું કંઈ વિચારું છું। सही है? कोस्टल मॉर्फोलॉजी थोड़ा समझना पड़ेगा। नॉट एग्जैक्टली अ रिसोर्स फ्रॉम द ओशन, बट एटलीस्ट ओशन इज असिस्टिंग। इसमें भी सिमिलर टाइप के एडवांटेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। आर यू विथ मी? इंडिया हैज़ टू मूव अहेड इन दिस जर्नी, तो ही पॉसिबल है। हाँ,
बिल्कुल, फिजिबिलिटी के इश्यूज तो हैं ही। विंड मिल का इंस्टॉलेशन करना, उसके बाद उसमें से पैसा निकालना, ये सब मुश्किल कामों में एक है। पर बात क्या है ना, कोयला जला के जो आसानी से बिजली पैदा की जा रही थी ना, अब वो सरकार बंद कर रही है। तो विथ टाइम जिसको बोलते हैं, आपको इनोवेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेथड्स पे मूव करना ही पड़ेगा। वो हम उस बात पे जा ही नहीं रहे कि ये बिजनेस के लिए कितना फीजिबल रहेगा नहीं रहेगा। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल कितना क्रिएट कर रहा है आगे जाकर। जैसे आई एम जस्ट सेइंग, आगे जाकर अगर ऐसी कोई बात हो जाए कि इसी से बिजली पैदा होकर हमको मिले और हमको क्या बोले, जैसे आज अगर 5 रुपये यूनिट है और हमको बोले कि इससे बिजली पैदा होकर आ रही है, 20 रुपये यूनिट देना पड़ेगा, 4 गुना, हम क्या करेंगे? ले लो। इस महीने की बात बताता हूँ। जैसे ये जो स्पेसेस होते हैं, अगर ये स्पेस मैं बैंक से लेता, मतलब सॉरी, जगह खरीदता, तो बैंक को ईएमआई भरते हैं ना, लोन बोलते हैं, तो लोन का जो अमाउंट आता कि आपने इतनी जगह ले रखी है, आपका हर महीने इतना ईएमआई या किश्त बोलते वो आएगा। तो एकेडमी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, वो इस बार ना उतने किश्त जितना आया है। तो मैंने क्या किया, भर दिया। इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट अगर हम देखते भी हैं तो हमारे पास चॉइस क्या है? भरने का। क्योंकि इसका जो नहीं भरने का सबसे स्मूदेस्ट आइटम क्या है? द एकेडमी इज परमानेंटली क्लोज फ्रॉम टुमारो। बात खत्म। तो ये तो ना ऑन और ऑफ जैसा ही हो रखा है। वहां भर रहे हो तो भर दो, और भरने के बाद भी मुझे चाहिए, महंगा है, ओ माय गॉड ये वो, तो कौन सा एसी बंद करके बैठे हैं? और अभी किसी को गर्मी लगेगी तो और टेम्परेचर गिरा के शिमला बना के पड़ेंगे। पर इस बात की चर्चा नहीं हो सकती कि गाइस प्लीज एसी का बिल बहुत आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा नो, दीज आर नॉट इवन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। हमारा, आप समझ पा रहे, कंजम्पशन का जो स्केल है वो बियॉन्ड दैट डिस्कशन चला गया है। उसमें कोई बात नहीं है। बंद कर दे बंद कर दे। वो एकदम हाथ घिस के ही शिमला हो गया था, सॉरी। हाँ, तो गवर्नमेंट ही तो असिस्ट कर पाएगी, क्योंकि इनिशियल लेवल पर मान ले, अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग एक ठीक ठाक वर्किंग एकेडमी है, तो भी मुझे उतना पैसा भरने में एक बार कंसर्न आता है। तो उतना ही बड़ा पावर प्लांट डालने में अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को कंसर्न आता होगा। वैसा ही सोलार सेटअप घर पे डालने, हमने सोलार सेटअप का एक बार घर पे देखा था कि क्या कर सकते हैं। तो उसको समझाने का क्या तरीका है? हाँ, जैसे घर का अगर बिल 5,000 रुपये महीना है, तो सोलार सेटअप था 5 लाख रुपए का। तो सोलार सेटअप अगर करते तो 0 बिजली का बिल आता। अब ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ ये है कि 5,000 और 5 लाख में 5,000 उसका कितना परसेंट है 5 लाख का? तो 1% ही है। उस 1% को बचाने के लिए 5 लाख का इमीडिएट 10 दिन के अंदर खर्चा करना है क्या? कितना फास्ट ना बोल गया। पर सरकार क्या कह रही है? प्लीज करो ना। सर, तो सरकार ने मेरे को बोला कि ठीक है 1.5 लाख। तो थोड़ा मन बना। तो सरकार पहले असिस्ट करे, तो फिर 3.5 लाख में अगर मुझे पड़े, तो जाने अनजाने में 2-4 साल में सरकार के भी 1.5 लाख रुपए कहीं बचेंगे। तो सरकार क्या सोच रही है? कौशल पहले खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो कम से कम एक आदमी तो ग्रिड में से बाहर निकले, तो गरीब तक
पैदा होने वाली बिजली पहुंचाऊं। और गरीब भी किसको बोल रहा हूं? जिनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी टू पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स देना है उसको। समझ आ रही है बात? लेट्स सी, ऐसा सब है। सो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, दिस इज द सिक्स्थ। ये सारी चीज़ें साल भर पढ़ने की नौबत आती है, खाली इस पे चर्चा हो सकती है। ओशन एज अ रिसोर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी रिसोर्स ही वही है। फिर किसी को कुछ भी पूछना है? एक रह गया, सॉरी माय बैड, सॉरी एक रह गया। जैसे बायोगैस, बायोगैस कहाँ से निकलता है, किससे बनता है? बायोमास से। सही है। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना? तो अब कैसा है, समुंदर में बहुत बायोमास, तो बायोमास ला डाल, सड़ा, बायोगैस बना। वो भी नहीं लाना चाहिए, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। पर वहां कोई रहता नहीं है ना जिसका घास तुम चोरी कर ली और चिल्ला के वो बोल रहा है। They don't have, we don't speak the same language, so there is no fight from that side. There is one way of generating gas. जैसे बायोमास बेसिकली क्या, मास का मतलब तो वजन होता है। जैसे बायो दोनों पार्ट में होता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों। तो वो जो समुद्रों में मरी हुई घास तैर रही होती है, ये सब तो वो लाकर बायोगैस पैदा करने की प्लांट, मतलब शोर्स पे बायोगैस के प्लांट्स हैं। हमारे देश में नहीं है अभी, एक आध होंगे तो बात अलग है। ये सब पोटेंशियल्स है, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल पे ओशन पे खेलना मतलब आसान बात नहीं है। ये सब पे पोटेंशियल्स है हमारे, कि हम कर पाएंगे क्या, खेल पाएंगे क्या। द वर्ल्ड इज प्लेइंग, वन डे वी शैल टू। फिर अभी जो आपने विंडमिल्स वाली फोटोज दिखा तो इसमें किसी लोग इन्फ्लुएंसर को सुनामी आ गई तो खत्म ना। क्लाइमेट चेंज का कोई भी एस्पेक्ट होगा तो वो ये विंड मिल और ये वो भी इफेक्ट फुल करेगा। तो पर मजे की बात ये है कि वो तो लैंड पे भी कर ही सकता है ना, तूफान आएगा, साइक्लोन। तो इसीलिए उसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, इसीलिए उसको हिंदी में प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। कि अगर प्रकृति किसी भी प्रकार से, नेचर ब्रिंग्स एनीथिंग अलोंग एंड इट हार्म्स, सो वी कॉल इट अ डिजास्टर। क्योंकि हमारा विंड मिल उड़ गया, सोलार, मान ले बिल्डिंग के ऊपर सोलार लगा रखा है, अभी देखना बरसात में क्या होगा। उसमें से 3-4 प्लेट उड़ के सामने वाले बिल्डिंग के गार्डन में, सोलार उड़ गया तो अब उड़ेगा, होता ही। नेचुरल डिजास्टर में तो आप मान के चलो कि रायता फैलने ही वाला है, उसमें कुछ वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है ऐसा। और कुछ भी, एनीबडी? कैन आई मूव टू माई नेक्स्ट टॉपिक, कोरल रीफ्स।
क्या पढ़ा रहे हो सर? ये पहले बड़ी मुश्किल होती थी, पहले मैं शब्दों में समझाता था। वो पता है समुंदर के अंदर से तिरंगे होते हैं, ये वो कुछ बच्चे जो इमेजिन नहीं कर पा, हाँ कुछ भी चलता था। फिर मैं सोचता था कि पता नहीं लोग इमेजिन कर पा रहे कि नहीं। मैं देखा है, नहीं, हाँ 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 हाँ। अब मैं देखा डिजिटल बोर्ड से ये सब रायता थोड़ा समेट गया है। तो व्हाट इज कोरल रीफ अब बताना नहीं पड़ता है। दिस इज कोरल रीफ। तुमने देखा हो नहीं देखा हो, वो मेरा लुकआउट ही नहीं है। समुंदर के अंदर कौन देखता है? और कोई गया हो तो आप प्रिविलेज सेक्शन को बिलोंग करते हो, वो एक अलग बात है। क्यों पढ़ा रहे हो सर ये सब? ऐसा है, समुद्री इकोसिस्टम का कोरल रीफ बेताज बादशाह है दुनिया में। बायो जैसे बायोडाइवर्सिटी जैसे बायो એટલે जीव, डाइवर्सिटी એટલે विविधता, जैव विविधता। तो जो ये वर्ल्ड का इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी होनी ही चाहिए। फूड चेन, फूड वेब, ये सब होता है। ये सब क्या होता है सर? बायो। दुनिया में 2 ही बायो है। सही है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट, फूड वेब, फूड चेन, ये सब बनता है। जैसे इस क्लास का बायोडाइवर्सिटी अच्छा है कि बुरा? अच्छा। जैसे बहुत ही बुरा है। इस क्लासरूम में एक भी पौधा नहीं है। फिर इस क्लासरूम में जो एनिमल सेक्शन है, थैंक यू, उसमें होमोसेपियन है। मान ले कि x नंबर ऑफ होमोसेपियंस होंगे क्लासरूम में, और उसके अलावा कीड़े मकोड़े ये वो करते, वो भी ज़्यादा नहीं, शेर चीता ज़ेब्रा भी है नहीं। तो मिला जुला के इस क्लास की बायोडाइवर्सिटी अगर कोई नापने बोल दे तो ये तो है ही नहीं। और इस वाले सेक्शन में 5-7 प्रजाति, ये जो भी आप समझ गए, हाँ, नहीं तो फिर कोई कीड़ा ले, नहीं सर ज़्यादा है ये, बट जो भी है उस मैदान के मुकाबले कम है। ऐसा बोलते हैं कि कोरल रीफ की जो ये दुनिया है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर दुनिया में कोई भी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में हाईएस्ट होती है, तो अगर धरती पर अमेज़न का जंगल है ऐसा, तो समुद्र में कोरल रीफ है। बात समझ आ रही है? समुद्र में कोरल रीफ है, मतलब ये स्केल इसका है। तो इसीलिए इसको पढ़ाना है इकोसिस्टम की दुनिया में। फिर और क्या पढ़ाओगे सर? जैसे इसका जीन पूल बहुत जोरदार जीन पूल है। मतलब जैसे जीन क्या होता है, मैं बड़ा जीन पूल वगैरह बता के निकल लेता है। सस्ता पूछता हूँ, दुनिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन, जीन हमारी शरीर में कहाँ होता है? डीएनए। डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है जीन बनता है। जीन कहाँ होता है? जीन एक न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियस कहाँ मिलता है ऐसा सादा? हाँ हाँ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम
वो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई। बात करने में डर लगता है। चलो बचपन का एक लाइन तो पढ़े, वो याद है? वैसे तो आप लोग साथ मेरा देते नहीं हो, कुछ भी पूछता तो नहीं ये तो नहीं देखा था। टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये उसमें 22 पेयर होते हैं, ये 23वां होता है। तो उसमें मेल को नहीं, मेल क्या सिक्रीट कर, हाँ मेल एक्स वाई होता है, फीमेल एक्स एक्स होती है। हाँ तो ये क्रोमोसोम है, 23rd पेयर है। इस क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। तो वी आर जेनेटिकली डिफरेंट ड्यू टू द क्रोमोसोनल ट्रांसफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इस जीन पे दबाण होता है दुनिया का, इस जीन पे दुनिया का दबाण होता है। तो जेनेटिकली कोई कोई जीन खत्म हो गया है। डायनासोर, तो कुछ इकोसिस्टम्स होते हैं दुनिया में जहां जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। जो भी ऐसी जगह होती है दुनिया में, वो इस दुनिया को आगे ले जाने में अपना रोल प्ले करती है। डन? कोरल रीफ उसमें से एक है। वाई सर? बिकॉज इट इज अ जीन पूल। तो इसमें जो जेनेटिक वैरायटी है वो त्राहिमाम है, और वो वैरायटी अगर उभर उभर के दुनिया में आएगी तो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत सरवाइव कर सकता है। बायो, चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल हो। तो अभी तक मैं आपसे ये टॉपिक क्यों पढ़ाना है, मैंने दो बातें आपको बता दी। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाला एक आइटम समुंदर में मिलता है, और वही आइटम दुनिया का सबसे टॉप जीन पूल सेंटर्स में से आता है। तो अपने कैसे भी करके उसको पढ़ना भी है और उसको बचाना भी है, यही प्लान है। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ओशन का वन ऑफ द टॉप रिसोर्स कोरल रीफ है। ये पढ़ाई करनी है। अब अगला सवाल आता है, तो सर ये है क्या, मतलब व्हाट इज कोरल रीफ? मतलब सर व्हाट इज कोरल रीफ पूरा तो कैसे समझ, पहले एक बार ठीक है डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ। इसमें दोनों का फायदा। ओके, લગન એમાં આવે છે? પૂછું છું ખાલી। बोले नहीं। हाँ, म्यूचुअली डिपेंड। सी, if you haven't played the game, don't do the analysis. नहीं, जब उसको इसलिए पूछा क्योंकि जिस टूर्नामेंट के बारे में पूछा वो तो उसने कभी खेला नहीं है, तो मैं हाँ अच्छा वो कोरल रीफ का बोल रहा है। अच्छा, मुझे लगा मैंने पूछा कि इज मैरिज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो फिर जो तू बता रहा था तो मेरे को लगा कि यार पहले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो करो, खेलो तो सही, फिर बात करेंगे। दूर से श्रोतागण को तो आसान ही लगता है कि अरे इस बॉल पे तो हम भी छक्का मार देते हैं। तो ऐसे में कोहली आकर के मजाक कर रहे थे, भैया हमसे तो मत ही किया करो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों का फ़ायदा होता है। कोई क्वेश्चन? मेरे शरीर में आप कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल जानते? स्कूल में पढ़ाओ, कौन सा?
लैक्टोबैसिलस तो दही में होता है। फ्लोरा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या? फ्लोरा। कौन सा? हिंट, गट बैक्टीरिया। एस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई, एनीबडी? अरे बच्चों सुनो, वन के बाद डायरेक्ट 12 का ही एग्जाम दिए, बीच में 6, 7, 8, 9 तो आया होगा। किताब में कितनी खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम बने होते, कलर कलर। अच्छा, जिनका बहुत टाइम नहीं हुआ है उनको भी नहीं आ रहा है। इस पूरे क्लासरूम में सबसे ज्यादा टाइम किसका हुआ है? पर बात तो बेस की। और मैं एस्चीरिया कोलाई घर पे पढ़ा के आ जाऊंगा तो मैं तो घर से थोड़ी पढ़ के आ रही यार, ये तो लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी फीमर, बोले बहुत टाइम हो गया। अरे तो शरीर में हड्डी तेरे, जब पढ़ाया तो ध्यान देना चाहिए था ना, और बात याद रखने की है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भी एक रेलेवेंट बात है। कोई 2 दिन पहले पढ़ा हुआ भी क्या बोल सकता है बहुत टाइम हो गया है, तो वो बहुत टाइम भी तो एक सब्जेक्टिव आइटम हो गया है। सुनो, अपने शरीर में भगवान ने लार्ज इंटेस्टाइन में अपने को ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया दिया है। लोग उसको गट बैक्टीरिया भी बुलाते हैं। सारा खाते हैं, सुरती लोचो खादू, आज पछी मंचूरियन खाई लीधु, चाइनीज भेल गया, पछी आज समोसा पण चाहिए, सब भरते अंदर। तो भरने के बाद पचेगा कैसे? सूरत वालों के तो गट बैक्टीरिया पे बहुत प्रेशर है। उसका एक काम भगवान ने उसको क्या दे रखा है, वो तोड़ता है सबको, तोड़ता है तोड़ता 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 छोटे पार्ट में बनाता है। छोटे पार्ट में बनाने के बाद रूल ये है, हम खाएंगे वो तोड़ेगा, तोड़ेगा रिटर्न में वो उसमें से कुछ खाएगा, और उसके बाद हाँ जो बचेगा वो हमारे शरीर को चला जाएगा, बाकी पॉटी। तो ई कोलाई और हमारा बॉडी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। अभी जैसे बच्चे लोग हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, तो क्या बोलते हैं, गट हेल्थ, क्या बोलते हैं, गट हेल्थ खराब हो गया है, तो वो क्या पीते हैं, याकुल्ट। क्या हुआ इससे, गट बैक्टीरिया। इतना बार खाता क्यों है कि बाद में याकुल्ट पीना पड़े? इस उम्र में कोई याकुल्ट पीता है क्या? तो बस 10-12 साल की उम्र से सूरत के बच्चे मंचूरियन खाने लगेंगे। सब गड़बड़ तो होना ही है। और ये जो कॉलेजों के बाहर जो सामान मिलता है ना, गट बैक्टीरिया खराब होता, गट बैक्टीरिया सड़ जाएगा एक दिन। एक तो सस्ता वड़ा पाव और उसकी वो चटनियाँ, क्या प्रेशर होगा ई कोलाई पे, एक दिन वो मर जाता है। तो लोग याकुल्ट पी के उसको जन्म देते हैं कि भाई सॉरी तू अब ठीक हो जाए, मारे पाचन में प्रॉब्लम થાય છે। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों का फ़ायदा वाला सिस्टम होता है। सुनते हैं, ये भी ऐसे ही बना है। कैसे सर? एक 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 जानवर है, उसका नाम है कोरल पॉलिप। सुनो, ऐसा लोटा जैसा होता है, ऐसे ऐसे उसके रेशे निकले रहते हैं, बराबर है। वो सब ले लेके अपना कुछ तो करता है, और खाने की भी ट्राई करता है, अपना खाना बनाता है, सब करता है, और सी में से CaCO3 खींचता है, चूना पत्थर। और बेसिकली वो ऐसे करके एकदम मस्त चूना पत्थर का एक अपना एक वो बनाता है, एक कवर, ताकि वो खुद को सेफ रख सके। पर ऐसा होता नहीं है खाने बनाने में, फिर बाद में प्रॉब्लम आने लगती है, ये सब होता है। तो ऐसे करके समुद्र में एल्गे घूमती है, उसमें 2 का नाम लिखा है, जूज़ैंक्टले, साइनोबैक्टीरिया, ये सब घूमते। ये लोग ऑटोट्रॉप होते, अपना खाना खुद बनाते हैं, डन। तो मर जाता है, ये भी ज़्यादा टिक नहीं पाता है। ये दोनों का संकलन होता है, ये इसको कलर भी देता है। कलर, विच कलर, एनी। इसीलिए इतना
हरा भरा दिखता है, क्योंकि चूना पत्थर सफ़ेद रंग का होता है, उसमें आप कोई भी टाइप का कलर डाल दोगे तो वो उस कलर का हो जाएगा। ये इसको कलर देता है, खाना खिलाता है, और दोनों ऐसे करके जीवन जीते। और ये जब पूरा ऐसे करके फैल जाता है ना, तो हमको क्या नाम देना पड़ता है पता है? रीफ। तो कलर कोरल रीफ, coral reef, one of the highest biodiversity in the world and the biggest gene pool center on planet earth in the ocean. लैंड पे बहुत सारे, ये तो डिबेट है, वैसे तो सॉल्व नहीं होगा कि अमेज़ॉन भी है कि नहीं है, पर सारे जानवर वगैरह पता करेंगे तब करेंगे ना। तो एक बार के लिए ये टॉप इकोसिस्टम है। तो ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसके बारे में 4-5 चीज़ें पढ़ानी है। चार पांच चीज़ें। पहला, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। दिमाग में एक फ़ोटो रखना, 4-5 कंडीशन बताता हूँ। निहायती नाजुक आइटम होता है, निहायती। तो मैं ना इसकी नाजुकता बचाए रखने के लिए मैंने इससे पूछा, तो ये मुझे क्या बोलता है? सर, डोंट माइंड, ओनली फोटिक जोन। तो मैं एक एक लिखता जाता हूँ, आप अग्री भी करते जाओगे फोटो देख। फोटिक जोन से नीचे क्यों नहीं मिलेगा? सनलाइट। खाना बना ही नहीं पाया फोटो से, स्टोरी ओवर। मैंने कहा ठीक है, डन। फिर मुझे बोलता है, सर लमसम, मॉडरेट, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। ठीक। और थैंक यू। बोले सर सैलिनिटी जो है ना वो 31 to 35 पार्ट्स पर 1000 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा गया तो सर मैं नहीं सर। तो मेरे को इसकी नाजुकता का एहसास होने लगा कि अच्छा। तो मैंने इससे पूछा कि ठीक है, समझ आ रहा है, तू बायोटिक जोन में मिलेगा, तेरे को मस्त टेम्परेचर चाहिए, पानी उसी में तू रहेगा। फिर बोला कि सर टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। मैंने कहा कोई लोकेशन है नॉर्थ पोल पे मिलेगा क्या? तो बोलता है कि सर बिटवीन ट्रॉपिक्स मेजरली। हाँ, सनलाइट वगैरह इसके ऊपर जाता है, फिर ठंडा गर्म ये वो टेम्परेचर का एक्सचेंज, वो सब में इसकी मगजमारी रहती है। मैंने कहा सही है। एबिसल प्लेन पे मिलेगा? अरे सर कैसी बातें करते हैं। स्लोप मैं कैसे मिलूँगा? हमको नीचे दिखता है ना, हम उतना ही गए हैं। अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कि जब तू स्कूबा डाइविंग करते यूँ देखते हो लगता है मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, थोड़ा ऊपर देख तो पता चलेगा तू 10 ही मीटर नीचे है। और वो जो तू नीचे गया है ना, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही गया है। और अगर आंख से दिख रहा है और सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसका मतलब तुम 10-5 मीटर ही गए हो, 20 मीटर। क्योंकि अगर दिखना बंद हो जाए तो मान लेना कि तुम फोटिक जोन पार करके फटाक से ऊपर आ जाओ। इतना नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, सांस आनी बंद हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसा तो वो जो फ़ोटो खींची हुई है ना पीछे, वो 2-5-10 मीटर पे ही खींची होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके अपने कंडीशंस हैं ग्रोथ के। मैंने कहा ठीक है भाई, यू आर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, या यू कैन बी फाउंड हियर। तो मैंने इससे उल्टा भी पूछा कि जैसे मेरे क्लास में बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि आप कहाँ नहीं मिलोगी। पहले तुम में से कोई बोले तो मैं बोल दूं, ये मत बोल देना सर इट विल नॉट बी फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल स्लोप, सर इट विल नॉट बी फाउंड इन द पोल। ऐसा करते लोग, आंसर राइटिंग में भी करते हैं। वो लिखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, बोलते अवेयरनेस, सॉल्यूशन क्रिएट अवेयरनेस। हाँ भाई, ये क्या बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर।
सोल्यूशन, डू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। यार तेरे को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि सर पेपर में आंसर पढ़ेंगे और हम एक दूसरे को जानते हैं। सर आ ही नहीं रहा था। मत लिख यार, पर ये मत कर, तो इसलिए मैंने अपनी बात पहले लिख दी है। जैसे कहाँ पर कुछ गलत हो जाएगा कि जिसकी वजह से अपने को लगता है कि ओ गया सर ये। जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, माउथ ऑफ द रिवर, उधर इसका लोचा हो जाएगा। क्यों? मर जाएगा वहां पे। सैलिनिटी नो। समुंदर में जब नदी मिलती है तो क्या प्रेशर होता है मेरे को भी जानना है। नो, थोड़ा सा भी ऐसे पानी आया। जवाब चोखा चाहिए, उधर होता क्या है जिसकी वजह से ये मरता है। क्योंकि एग्जाम में तो सारा मिट्टी विट्टी सब जाके उधर मिल जाता है। सेडिमेंटेशन, सिल्ट का इकट्ठा होना, ये वो में सब खत्म हो जाता है। और दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से लोचा हो सकता है? फिनिश। याद आ रहा है? तो जो भी नामिब वाले एरिया, जो भी कोल्ड करंट वाले एरिया, सब खत्म हो जाता है, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे और बोलो ना, जैसे ट्रेंचेस और ये सब। अब क्या हो रहा है कि जैसे अच्छा जवाब अगर देंगे तो हम बोलेंगे कि सर सी कैनियन वगैरह ये सब जगह सर्वाइव नहीं कर सकता है। सोचो। हाँ, ओके। जहाँ फिशिंग ज़्यादा हो, जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा हो, जहाँ पोर्ट लोकेशन हो, उधर चले जाता है। जिसको बोलते हैं कि ह्यूमन बहुत अफरा तफरी करता है। तो साइक्लोन अफेक्टेड, ये साइक्लोन प्रोन एरियाज होते ना, जब दर वर्षे साइक्लोन आवे जावे, लोकल साइक्लोन आम ત્યાં नहीं થઈ શકે, आ मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है? वैसे देखा जाए तो टोटल 10-12 पॉइंट हो गए कंडीशंस फॉर ग्रोथ में कि कहाँ ये पैदा हो सकता है और कहाँ ये पैदा नहीं हो सकता है। जैसे अब मूव करूँगा कोरल रीफ के टाइप पे, फिर बात करेंगे कोरल रीफ के स्ट्रक्चर, मतलब एक एक करके फिर इसके टॉपिक से। पूछना है किसी? एनीबडी? बढ़ूँ आगे? जैसे कोरल रीफ के टाइप्स, इसका अगला टॉपिक है। डायग्रामेटिकली बताया समझा सकता हूँ, थोड़ा इमेजिनेशन भी लगेगा कि पहले समझा देता हूँ फिर बात करते हैं, फिर ड्रॉ कर दूँगा। जैसे कैसा होता है बच्चों, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप और ऐसे करके है, तो यही अपनी वो जगह है। तो प्रीवियस स्लाइड में अपनी बात हो गई कि मैंने कहा कि बच्चों ये फोटिक जोन है, यहाँ है, टेम्परेचर भी इसका ठीक है, सैलिनिटी भी ठीक है, ट्रॉपिक के एकदम बीच में और एकदम कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, तो बनाओ सर। मैं कहा हाँ भाई आ जाओ, कोरल रीफ स्टार्ट। तो ना ये कोस्ट है, ये ओशन है, तो इसमें जैसे पता है अपने अंदर जाना शुरू करेंगे तो इतना जूता गीला होगा पहले। अब तो तुम समझ ही रहे हो कि लैंड नीचे जाएगी तो अपने डूबते 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 चले जाएंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे।
ये ना फर्स्ट स्टेज में ना पैचेस में होता है, थोड़ा उधर हो गया, थोड़ा गुच्छा इधर। तो आप देखते हैं ना, तो आपको पहली बार में ना इतने बड़े समुंदर में समझ ही नहीं आएगा कि कोरल बनना चालू हो गया है क्या यार। तो कोई कोई इसको टाइप भी कहता है, कोई इसको स्टेजेस भी कहता है। तो मैं ना फर्स्ट स्टेज लिख रहा हूं, तो तब हम क्या नाम देते पता है? पैच रीफ। क्यों? 10-20 साल हुए तो इसकी फितरत में एक बदलाव आता है। ये क्या करते, कोस्ट है, ओशन चालू है, ऐसे करके सब बाउंड्री बनाने लगते हैं। अब भाई इतना क्या हो गया? तो बोले सर, इन लोगों ने ना कोस्ट पे ऐसे करके पूरा बाउंड्री पे कवर कर डाला है, बीच बीच में थोड़ा छोड़ा है। ये क्या छोड़ा है मतलब, मैं समझा नहीं। तो बोले कि पूरा नहीं हो रहा है, अभी बाकी है। तो मैंने पूछा कि फिर मैं क्या नाम दूं इसका? तो बोले कि क्योंकि बाउंड्री को अंग्रेजी में फ्रिंज कहते हैं, तब फ्रिंज रीफ बना लो। यार मुझे बच्चों को समझाना पड़ेगा यार। तो मैंने उसको पूछा, हाँ भाई कोरल पैच रीफ? साइड व्यू लिया है, पता नहीं वो कैसे करते हैं। थोड़े साल हुए, फ्रिंज पूरा कोस्ट कवर करने लगे, बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप छोड़ दिए। तो कैसा होता है कि वो जो बोट होती है वो आ जा सकती है। मैं कहा, छोड़ क्यों दिए इतने कवर? तो बोलते कि बोट चैनल्स है सर, उनको आने जाने के लिए। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होता है बैरियर रीफ। खत्म। बैरियर रीफ। मैंने कहा बैरियर क्यों बुला रहे? इमेजिन ही करके हो सकता है, नाव आ रही थी, उसको पोर्ट पे आना था, आना चालू की, नीचे आवाज आ रहा है धड़ 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 धड़, नाव के नीचे टूट गया। क्यों? ऊपर तक चूना पत्थर आया होता है, तो ऐसे क्या स्मूथ आ सकता है? खेल खत्म। मैं क्या सोच रहा था, थोड़ा स्विमिंग करके आता हूँ। मैं भी नहीं जा सकता, चूना पत्थर यहाँ तक आ गया है, होटल नहीं, मतलब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स पार्ट ऑफ नेचर। हाँ, ये फ्लोट भी करता है, ये टिका भी रहता है। वो अगला डायग्राम बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, बैरियर रीफ की ना दिखा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन भी था, बैरियर की स्पेलिंग गलत है। जैसे आपको बैरियर रीफ कहाँ मालूम है? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। रफ है।
तो अब ये नाव दिख रही है, दिख रहा है ना। अब इसको बहुत प्रॉब्लम होगा कोस्ट तक आने में, इसका गैप निकाल के। अगर ये नहीं होता तो ये ओके रहता। गेम इमेजिनेशन का है, थोड़ा वैसे मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा ये पूरा कोरल है, एक्चुअली अभी पढ़ाना बाकी है। उसमें ऐसा है, ये सब कोरल मर गए। आज टाइम परमिट करेगा तो आज, नहीं तो कल कोरल को ब्लीच करना है। कोरल ब्लीचिंग की एक दुनिया में प्रॉब्लम है। तो जो कोरल है वो तुझे इस फोटो में नहीं दिख रहा, वो पानी के अंदर है। हाँ, अब 15 मिनट और देना, एक चीज पढ़ाना बाकी है। क्योंकि हो ये गया है कि वो बात तो पूरी की नहीं है, पर डायग्राम आ गया तो मैंने लालच में दबा दिया है। इसीलिए मैं समझ गया, मैं मिटा रहा हूँ इसको। मेरा पढ़ाना बाकी है भाई। नहीं उसमें, हाँ बीच में ना, हाँ इसको अगर देख, एक इसको डायग्राम को मैं और बेहतर भी बना सकता हूँ। जैसे सपोज इसमें क्या है कि आ मान बीच है और तू इधर खड़ी है, तो ये रहा पानी, राइट। तो तू बीच पे है, तो जो फ्रिंज बनता है ना, कैसा बनता है देखना। ऐसा ऐसा बनता है। तो अगर तू तेरा जहाज लेके जाती है तो इनको बोट चैनल्स बोलते हैं कि भाई अभी तक पूरा कवर नहीं हुआ है और फ्रिंज तैयार हुआ है, और फ्रिंज के बीच में बोट चैनल्स हैं। अपने को वो सेल थ्रू करना पड़ता है। जैसे जिस जगह पर इधर ही, जैसे ये बीच है, ये पानी है, तो अगर ये पूरा ही कवर हो गया और इधर जहाज आ गया, आदमी कैसे जाएगा? तो तब जब पूरा कवर होके खत्म हो तो बोलते हैं बैरियर हो गया। तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया। समझ आ रहा है? इसका एक और चीज पढ़ाना है अभी। जैसे प्लान ये था, ये है कि कोरल रीफ व्हाट वाई, सही है, वेर नॉट, हाउ। अब इसका एक और पार्ट पढ़ाना है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, थोड़ा वो भी इमेजिन कराओ। क्योंकि कोरल रीफ के जितने फोटो इंटरनेट और इस पे देखते हैं, एक तो खूबसूरत दिखते, ऊपर से सब समुंदर के अंदर के लाइव टाइप के फोटो होते हैं, और जो अपने बना रहे हैं उसमें फ़र्क है। आपका इमेजिनेशन हो रहा है? हाँ, क्योंकि इसका जो वर्स्ट पार्ट होता है वो आता है कि जैसे ओरिजिनल फ़ोटोज़ के साथ बुक्स में वर्ड्स में लिखा होता है, तो तब थोड़ा इमेजिनेशन लैग होता है कि पता नहीं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो इधर ठीक हो जाता है, तो किताब थोड़ी फास्ट घूम जाती है और कुछ नहीं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे इसी का सग्गा भाई है, वो जा रहा हूँ मैं। जैसे एक है स्ट्रक्चर, कि सर ये दिखता कैसा है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे ना, किसी थियरी को देने के लिए ये आदमी बहुत फेमस है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा था इनका? कॉन्सेप्ट, हाँ, ऑसम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
सिविल सर्विसेज बिल्कुल इसी के लिए बना है। एवरीबडी विल फाइट फॉर समथिंग एंड ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो डार्विन की थियरी अप्लाई होती है उसमें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है ये है, पर्यावरण के खिलाफ भी लड़ना है और जो साथ वाले हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है। हम सिविल सर्विसेज वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हमको जो भी परिस्थिति किसी की भी होती है उसके खिलाफ भी लड़ना है। और जितने यहाँ बैठे, क्योंकि एक दौड़ है, इस दौड़ में आपको जो भी साथ बैठा है वो भी एक इसका कंटेंडर है। आपको उसको पीछे छोड़ के आपको आगे जाना है, बिकॉज सरकार ने कह रखा है दैट लमसम 1000 विल विन। तो जब सरकार बोलती है ऑन योर मार्क सेट गो, तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है पहले 1000 को ले लेंगे। किस बेसिस पे? जिसको मार्क्स पेपर चेक करके देंगे, जिसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं उसको ले लेंगे। तो गेम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का होता है। ऑप्शनल में पढ़ते हैं, यहाँ पर उतना पढ़ते नहीं, बट चार्ल्स डार्विन ने ये वाली थियरी कोरल रीफ को लेकर दिया था। कोरल रीफ ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में टिक गया है, इसीलिए तो आज भी इतना सब रायता फैलने के बाद हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा जीन पूल सेंटर है। अब ख़त्म हो रहा है, इसके भी चैलेंजेस है, ब्लीचिंग हो रहा है, बट ये इस गेम को सर्वाइव किया। तो ये इस गेम को सर्वाइव कैसे करता है सर? सुनते हैं जैसे इसकी एक जो सबसे खूबसूरत या अजीब टाइप की बात है, इसमें क्या होता है, फिर से पिछले डायग्राम का इमेजिनेशन। आ जाओ भाई कोरल बनाओ, तो कोरल बनाने लगता है। मैंने यूँ देखा, मैंने कहा ओ पैच रीफ क्या हाल है? सर सब ठीक है। फिर धीरे धीरे इनका तो मल्टीप्लिकेशन होता है फास्ट, तो जब मल्टीप्लिकेशन होने लगता है तो दुनिया भर का चूना पत्थर ला ला के ये लोग पूरा कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है उसको भर देते हैं। अब सुनना, जब कॉन्टिनेंटल स्लोप भर देते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप ना थोड़ा सा धंस जाता है, क्योंकि अगर वज़न बढ़ के आ जाएगा तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इट विल सबसाइड, सो व्हेन इट सबसाइड्स तो द कोरल विल वांट टू गो अप। व्हाई? क्योंकि वो फोटिक जोन से नीचे चला जाएगा, तो उसको लगे मैं डूब रहा हूँ, तो वो ऊपर आएगा, सारे आ पाएंगे नहीं, जो नीचे रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में ऐसा बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना कि बच्चों यहाँ पे ना ये डेड कोरल जोन तैयार हो गया था, और इस डेड कोरल जोन के ऊपर यहाँ पे प्लीज देखना, ये ना लाइव कोरल जोन है। सही है, माहौल के लिए पानी बना ही देता हूँ। इमेजिन हो रहा है? मेरे को क्या पता चला, सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो डेड कोरल जोन में क्या होता है? चूना पत्थर CaCO3 देख के पता चल रहा है, उसी के ऊपर ये अपना वर्चस्व बनाते हैं। बना रहे होंगे, अच्छी बात है। जैसे उसमें से कुछ सियाणे क्या करेंगे, जब ये नीचे जा रहा होगा तो कुछ सियाणे क्या करेंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद। क्यों? क्योंकि इनको क्या रियलाइज होगा पता है, ये और गिरेगा, तो झूठ फूट इसके ऊपर जाऊंगा तो फिर मेरी फाइट हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैदान ही बदल देता हूँ। तो उसमें से हम कुछ को क्या देखेंगे, कुछ यहाँ आ गए, ओ भाई इतना आगे, उसमें से कुछ चौधरी, दूर से ही पैच रीफ दिख रहा है, हो गई कहीं भी। अब और मत आ जाना भाई, नहीं तो फिर तुम हमारी जगह आ जाओगे, फिर बोलते हो हम, ऐसा नहीं चलेगा। आ गए तो आ गए। फिर धरती और डाउन तो होती है। ये जिंदा ही थे, इनको कुछ नहीं हो रहा है,
तो भी ये क्या करने लगते हैं, और बढ़िया, तो चल जा। नहीं सर मेरे को लगा, सर मेरे को एक्चुअली लगा, क्योंकि सब्सिडेंस होता है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आदमी ऊपर जाता है, क्योंकि इनके साथ तो फिक्स है कितने दिन, 1 घंटा वार्ता पूरी। नाजुक है भाई इनका, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करते करते इकोसिस्टम तैयार होने लगता है। अब जैसे यहाँ पे ये सब इधर से टूट टूट के जो कचरा गिरता है वो बेस बनता है, इस पे फिर कुछ होता है दुनिया में। तो टैलस जोन, डेड जोन, लाइव कोरल जोन। तो हम जो यहाँ से खड़े होकर देखते हैं वो ये वाला देखते हैं, वो ये भी बीच बीच में खड़ा था। मैं अब ये सब क्या आ गया है। तो मैंने इससे पूछा कि भाई क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो बोले सर मैं स्टैग रीफ हूँ। मैं अब ये क्या होता है, कपल एंट्री, स्टैग एंट्री, आइडिया, सूरत, नो आइडिया। स्टैग मतलब सिंगल। तो ये अजीब सा बीच में, भाई ये क्या है। फिर ये मुझे क्या बोलता है, मैंने कहा तू क्या है। ऐसे करके इकोसिस्टम्स बनने लगते हैं। सही है। फिर अचानक से मेरे को एक बात रियलाइज़ होती है, इस भाई ने साथ में रहना, इस भाई ने इधर ऐसे करके स्टैग हो गया। ये तो इन्होंने क्या किया पता है, समुद्र के ही पानी को समुद्र के पानी से अलग कर दिया। मैं यहाँ खड़ा होकर मैं कहा ये तूने इसको कवर कैसे कर लिया। सर ये एक तालाब है। मैंने समुद्र में तालाब, हाँ क्यों नहीं। मैंने ऐसे करके चखा, पानी मीठा था यार थोड़ा। कैसे हो गया पानी मीठा, अफरा तफरी बंद हो गई। नमक का जो पानी थोड़े दिन के लिए अगर शांत हो जाए तो क्या होता है, नमक बैठ जाता है। अंग्रेजी में बात करें सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो नमक बैठ गया। तो इतना खूबसूरत सा ये आइटम दिखने लगा, तो दुनिया ने इसको नाम दिया लगून। ये ब्लू लगून ड्रिंक आ गई है ना, चला भी गया। अरे यार कैसे देखो लगून, कोरल लगून, लगून लेक, ओके मैन। ये भी कोई ड्रिंक हुई तो ऑब्वियसली दिखा दिखा। समझ रहे हैं? इस बात को, इस डायग्राम को शब्दों में समझा रहा था। ऐसा बनता है ये यही, हाँ वही है। अब इसका भी एक खूबसूरत वर्जन बनाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा सब बनता है, लोग टूरिज्म में जाते हैं, ये सब देखते हैं। उसमें एक और वर्ड भी लिख सकता हूँ, वो लेक लगून बोला ना, उससे एक वर्ड याद आया। मतलब इससे अगर अप्रोप्रिएट कुछ लिखना हो तो लगून तो लेक होता ही है। जैसे
जैसे इतना मस्त होता है ना ये, जैसे आप समझना, देखो ये समुद्र है, अभी क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ और ये पानी उससे अलग सा हो गया है। तो समुद्र ऐसे ही चलता करता है, कलर में भी थोड़ा फर्क है। ये तो मेरे एक्सप्लेनेटरी उसके लिए। तो अब ये होटल वाले ने क्या किया, इधर ज़मीन लेके होटल बना दी। अब इसके होटल में स्विमिंग पूल नहीं है, ये यहाँ से रास्ता बनाता है, यंगस्टर्स वाइब माई लाइफ माई रूल्स, इधर देख तैर रहे लोग, दिख रहा है। तो ये पानी तैरने में बढ़िया रहता है, दो कारण से, सैलिनिटी लो है, अपने को लग रहा है अपने समुंदर में, पर ये समुंदर के अंदर एक तालाब है, और फिर यहाँ तैरे तो लगता है वो मैं समुंदर में हूँ। और टाइड वेव हवा वो सब की उतनी मगजमारी नहीं है। तो जो बीच के किनारे का डर होता है वो नहीं होता। या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहते, ऑर्गेनिजम्स कम रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इनके जो ऑर्गेनिजम्स है ये अपने आप चेंज होने लगते हैं। ऐसे खाली बता रहा हूँ मैं, जैसे मीठे पानी की मछली, खारे पानी की मछली है, तो इनके यहाँ शार्क नहीं होगा, तो ये काफ़ी हैबिटेबल टाइप वाइब देने लगता है। और मुद्दा तो उस बात का है नहीं ना भाई, हम सी में हैं, समुंदर में ही है। हाँ तो ठीक है ना, पब्लिक थोड़ी बोलती कि ना ना आटलू लगू ना तू, तो तू मैंने केम क्या है कि आ सी भाई, वाई आर यू इवन कॉम्प्लिकेटिंग लाइफ, दैट वेज इट इज़ वेरी नाइस। लगून्स अभी पढ़ाना बाकी है कुछ कुछ, बट दिस इज जस्ट असिस्टिंग इट। थोड़ा इमेजिन हो रहा है क्या बोल रहा हूँ। और बेसिकली वो ऐसे कोई भी तरीके से काट के पानी के टुकड़े को अलग करके थोड़ा मीठा पानी टाइप का तालाब बना के एक अलग इकोसिस्टम बनाना, उसको लगून बोलते हैं। और इसका सग्गा भाई बनाऊंगा, 2 मिनट लगेगी। फिर रहने नहीं देना है। तो क्या बना रहे थे सर, मैं स्ट्रक्चर बना रहा था। ये तो फर्स्ट फोटो तो इसी की थी। जैसे अगर ये नहीं होता, और हर जगह तो होगा नहीं, तो एक जगह था, मैं यहाँ से ऐसे करता अंदर गया, तो अंदर करने के बाद मैं ऐसे ऐसे स्कूबा डाइविंग कर रहा था, तो ऐसे सब मस्त दिखा, तो लगा भाई बहुत सही है। अब समझ आ रहा है, जैसे किसी जगह पर अंदर जाने का ही नहीं है, यहीं पर ये है, क्योंकि यहाँ पर लगून फॉर्मेशन हो गया है। तो आप क्या पढ़ा रहे थे सर? मैं काफ़ी देर से व्हाट कंडीशंस वेयर इट कांट बी फाउंड। कोई कोई इसको स्टेजेस भी बोलता है, कोई टाइप भी बोलता है, ये स्ट्रक्चर है, सही है। अब जैसे एक चीज़ और थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे सुनते हैं, ये क्या है सर? बनाता हूँ। पहले हर जगह पानी बना देता हूँ, हाँ सर बोलो। मैंने कहा यार इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अटॉल, पहले यहाँ इमेजिन, फिर यहाँ डायग्राम। कोरल को मैंने कहा क्या बनाना है बना। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना ऐसे समुद्र के बीच में ऐसे अपना तालाब बना के, इनके लाइफ का प्लान होता है टापू बनाने का। तो मैंने कहा ये क्या करोगे तुम? तो क्या किया, कोरल आया, कोरल ने ना देखना, हाँ ऐसे थोड़ा सा छेका, थोड़ा इधर से छेका, थोड़ा इधर से छेका, और
एक खूबसूरत सा टेम्पररी लगून बना लिया। मतलब क्या किया देखते हैं। जगह है पर ये पूरा कोरल है। तो अपने दूर से देखते हैं ना, तो ये पूरी जमीन है बाय द वे, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसी पे वो ताड़ का पेड़ कैसा होता है, आया क्या दिखता है दूर से, क्यों? पूरा सी होता है, ओशन। घर से थोड़ा समुद्र तट से थोड़ा दूर एक छोटू टापू जिसमें 2 ही आदमी खड़े रह सकते हैं, उस पर एक ताड़ का पेड़, फिर ऐसा और उधर। मतलब वर्ल्ड्स मोस्ट सीनिक व्यू होता है ये। कोरल ये काम करता है। तो मैंने कोरल से पूछा ये करके अब तूने क्या किया? तो बोला सर हमने अपना लगून रेडी कर लिया है। अब लगून की अपनी बात हो गई है। कैसा होगा इसमें? मीठा पानी और ऐसे छेद छोड़े हैं। इतनी लड़ाई नहीं की समुंदर से कि समुंदर इसको डुबा दे, आने जाने के लिए रखा है। तो पूरा खारापन पूरा मीठा नहीं हो सकता। बट व्हाट हैज स्टार्टेड, जैसे आई एम यूजिंग सम वर्ड्स, जैसे सेडिमेंटेशन हैज स्टार्टेड, जैसे स्थिर हो गया है पानी, जैसे मीठा कर दिया, मीठा होने लगा है पानी, जैसे तालाब बनने लगा है कि नहीं? मैंने कहा वाह मैन, सही है। अगर आप होते, आप ही ग्रीन कलर होते, तो फिर आप स्टेज 2 में क्या करते? पूरा रिंग कवर कर लो आप। सही है। अटोला एट इट्स बेस्ट। अब तालाब बन गया, टूटा टकड़ी ये वो सब, वो गिरने लगेगा बीच में। देखना ध्यान से, इधर ऐसा करके टाप, हाँ कि ना? इसको आपके इमेजिनेशन के लिए खाली हिल बन जाएगा। समझ आ रहा है? तालाब भरने लगेगा ना, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। क्यों? एक यहाँ और मोस्ट ब्यूटीफुल ये दिखता है आइलैंड अटॉल्स पे। तो वर्ल्ड के रईस से रईस आदमी यहाँ आके अपनी नाव पार्क करते हैं, फिर अपनी यॉट लेते, फिर अपने आइलैंड पे जाते, अपना छोटा सा घर बनाते रहते। मेरे तो यही सब देख के तनाव होता है, ये इसको दूध चाहिए होगा तो ये कैसे करता होगा, ब्रेड कैसे आता होगा। गरीब आदमी यही सब में पागल हो जाता है। हम याद लेते हैं टाइम, क्योंकि हम मिडिल क्लास इससे अच्छा सोच ही नहीं पाते। हमको लगता है फिर ये क्या खाता होगा ला। तो આપણે વિચારવાની જરૂર नहीं, એની पास 100 मानस है। जब वो आ रहे होते तो उनको चिंता होती है, सर आ रहे हैं या मैम आ रही है, वो क्या खाएंगे वो देखेगा। उसमें उनके तो मेन्यू भी नहीं होता। ये बना दो, पूछता भी नहीं कि अभी ये नहीं है, ये कुछ तो करता होगा, पर सब होता है, ऐसा सुना है मैंने। ये आइलैंड अटॉल है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, स्टेज 3 में लगून अभी भी बरकरार है, स्टेज 3 में क्या होता होगा?
इट्स एन आइलैंड अटॉल। मालदीव्स, लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड अटॉल है। जैसे मालदीव, अब यहाँ समुंदर यहाँ ख़त्म होता है, 200-500 टापू है ऐसे, हर टापू के हर मतलब वो लोगों ने अपना ऐसा कर रखा है, बहुत बड़ा टापू हो तो एक टापू पे 2 रिसॉर्ट, या तो एक टापू पे एक। तो आप एक टापू है, उसका जो कैपिटल है मॉले, आप मॉले लैंड करो, उस पर एयरपोर्ट है, फिर वहाँ से आप दूसरे टापू पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं जहाँ भी आपका होटल का चेक इन है। और फिर वो कोरल होता ही है आजू बाजू, इधर तो है ही ना कोरल, क्योंकि ये सब मर गया है। तो इधर जब ये मर गया है तो फिर क्या होगा इधर? रिसॉर्ट, बराबर ना, रिसॉर्ट, होटल का कमरा, सब एजेस का यूज़ होता है कि नहीं? ये मालदीव बनता है। तो तब आदमी अंदर डुबकी मारता है, कोरल रीफ देखने जाता है, ये वो सब दुनियादारी होता है। तो ये बेसिकली फोटो तो देखी ही होगी, उतनी तो नहीं आई। जितना दिखाना था उतनी ही आई है, रियल वाली नहीं आई। बट यही मालदीव का वो टापू है जो एक्चुअली में ये है। इसी का बेटर फोटो है, खाली वो झोपड़े मैंने भी बनाए हैं, एक पेड़ रह गया है आजू बाजू सब ऐसा है। तो बेसिकली ये अटॉल्स बन के तैयार होते हैं। सर ये एक टाइप का पेड़ होता है क्या? नहीं, पेड़ की वैरायटी होती है। जैसे ये सबसे कॉमन पेड़ होता है, नारियल का जो पेड़ होता है वो ऐसे टाइप के सॉइल और ऐसे टाइप के जैसे खारा पानी भी चलता है उसको, और सॉइल ऐसा ही चाहिए, हवा ऐसा, समुद्र के किनारे, तो सबसे ज़्यादा यही वाला पेड़ होता है, जैसे कोकोनट ट्री, ये सबसे प्रोमिनेंट होता है वहाँ का। मुझसे तो वो भी ड्रॉ नहीं होता, ऐसा टाइप का पेड़। थर्ड स्टेज में आके फिर डेड होते हैं ना? हाँ, डेड तो इधर भी होने लगते हैं, अपने को तो दिख ही नहीं रहे, ये रहे डेड। वो तेरे को थोड़ी दिख रहा है, तो जो जो मालदीव का तेरे को टापू दिख रहा है उसमें उसके नीचे तो लाश है ना कोरल की, ऊपर भी तो अब सब हो रहा है मैच। हाँ, क्या होता है? बहुत स्टडी होता है, बहुत। हाँ, CaCO3, और वैसे भी नेचर में धीरे धीरे वो बेस में बन के इससे जो ये बना, तो तेरे को क्या लगता है डिपोजिशन टूट टूट के होना, ये क्या जितना फास्ट मैं गया उतना फास्ट है? 500 साल, 1000 साल, मेरे को क्या मालूम यार कितना साल। कोई ज्योग्राफी में ये थोड़ी कैलकुलेट करता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, करते होंगे तो मालूम नहीं। देख रहे हैं, भर भर के सब बन गए। इन्हीं पे फिर वो रिसॉर्ट्स बन के तैयार होते हैं आइलैंड्स पे। तो वर्ल्ड का बहुत बहुत बेस्ट इकोसिस्टम है टूरिज़्म। जैसे लोग भी इंजॉय करते हैं, वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है, पर अब टूरिज़्म ने ऑब्वियसली मतलब ओवर हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा बनता है टूरिज़्म में इससे। और स्कूबा डाइविंग और वो सब क्या बोलते हैं उसको, स्नॉर्कलिंग और ये वो दुनिया, ये सब अब बहुत लिफ्ट कर गई है इस काम के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह वगैरह, ये सब इट्स लिफ्टेड टू मच। बात समझ आ रही है? जहाज कितना मस्त एकदम टापू पे ही है,
चलो भाई, ऐसे इसमें एक टॉपिक बचता है, कोरल ब्लीचिंग, बड़ा टॉपिक है। ऐसे डन, So वो types. बस वो एक ही बाकी है। जैसे गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटिंग ओशेनोग्राफी, सो कोरल ब्लीचिंग, टाइड्स, मिससेलेनियस, कोई भी काम बात, कुछ छोटे बड़े चीज़ें, और जो फोटो से काम हो जाए, थोड़ा एक्सप्लेन करके, टर्म्स टाइप बातें, ऐसा कुछ भी।